ब्राजील में गुलामी के समय कैसी कहानियां और दस्तावेज हैं जो कभी ज्यादा प्रचारित नहीं हुए थे। और आज हम यहाँ ब्राजील के उस समय में हुई कुछ चीजों का खुलासा करेंगे जिसको सुनकर आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। गुलामी ब्राजील के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर था। अपने मालिकों द्वारा गुलामों को जंजीरों में जकड़ा, पीटा गया और साथ में अपंग और भूखा रखा गया। लाखों गुलाम कॉफी के खेतों में काम करने के लिए जीते और मरते थे। 150 साल पहले गुलामी को समाप्त किए जाने के बावजूद अधिकांश ब्राजीलियाई अभी भी इस वास्तविकता को दुनिया से छिपाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह है ही इतना कड़वा। क्या आप जानते हैं, ब्राजील में गुलामी के समय सबसे मजबूत गुलामों को नस्ल बढ़ाने के लिए चुना गया था। उन्हें एक गुलाम क्वार्टर में रखा जाता था और बड़े खेतों पर मवेशियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के समान इन गुलामों को अन्य गुलामों से संभोग करने का आदी बनाया जाता था और गुलाम औरतों को गर्भवती करने के लिए बाध्य किया जाता था। गुलामों के मालिकों का उद्देश्य किसी को पैसे दिए बिना इन गुलामों से मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति की संख्या में वृद्धि करना था। यदि आप तब पैदा हुए होते और आपकी मां गुलाम होती तो आप भी गुलाम ही होते। गुलामों से नस्ल बढ़ाने की यह प्रक्रिया बड़े पैमाने पर जारी रही जब तक कि एक नया कानून लागू नहीं किया गया। 1871 में फ्री प्रेगनेंसी एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और यह प्रस्तावित किया गया था कि उस दिन के बाद पैदा हुई गुलाम माताओं के बच्चे आजाद कर दिए जाएंगे। लेकिन इस कानून से पहले गुलाम और औरतों से पैदा हुआ हर बच्चा भी गुलाम होता था और अपनी मां के मालिक का होता था। इस कानून से पहले गुलामों के मालिक कम से कम 2 शताब्दी के लिए गुलामों को मजबूत और स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए उनका उपयोग करते थे, ताकि वे बिना कुछ और भुगतान किए अपने गुलाम क्वार्टर्स को हमेशा भरा रख सकें। पुरुष गुलाम जो कि मजबूत, लंबे और अच्छे स्वास्थ्य के थे, उनको कुछ अपमानजनक काम के लिए चुना गया। उन गुलाम पुरुषों को उनके समूह में रखी गई गुलाम महिलाओं के साथ संभोग कर उन्हें गर्भवती करने के लिए उनका जबरन इस्तेमाल किया जाता था। इन लड़कियों को भी उनके स्वस्थ इतिहास और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही चुना जाता था। जैसे कि लड़की प्यूबर्टी की शुरुआत करती थी, उसे पहले से ही उस लड़की को बच्चे पैदा कर नस्ल बढ़ाने के रूप में चुन लिया जाता था। और यदि ऐसा होता था तो पहले से ही अन्य गुलाम पुरुष उस लड़की से नियमित रूप से मिलने आ सकते थे गर्भवती करने के लिए। इसी में एक ब्रीडिंग स्लेव पटासिका, जिसका नाम रोके जेसो फ्लोरेंसियो था, वो अपने निकनेम पटासिका के नाम से जाना जाता था। वह सबसे अच्छा प्रसिद्ध जाना माना गुलाम था जिसका इस्तेमाल महिलाओं को गर्भवती करने के लिए किया जाता था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में साओ कार्लोस और साओ पाउलो शहर के क्षेत्र में रहता था। वह अपने भौतिकी आकार और शारीरिक कार्य में उत्तम प्रदर्शन के कारण पाटासिका को उच्च गुणवत्ता वाला गुलाम घोषित किया गया था। उस समय उसकी हाइट 7 फीट 1 इंच थी। उस समय एक मिथ था कि लंबे गुलाम अधिक मजबूत होते थे और अधिक मजबूत पुरुषों से मजबूत बच्चे पैदा होने की संभावना ज्यादा होती थी। पिटासिका चयनित महिलाओं के साथ संभोग करने के लिए नियमित रूप से गुलामों के क्वार्टरों का दौरा करने के लिए बाध्य था। और उस समय के रिकॉर्ड का कहना है कि अपने पूरे जीवन में उस पाटासिका ने दुनिया में 200 और स्वस्थ बच्चों को लाया। विशेषज्ञों के अनुसार साओ कार्लोस के क्षेत्र में सेंटा यूडोस्किया गांव की लगभग 30% आबादी इस आदमी की वंशज है। गुलाम औरतों को गर्भवती करने के रूप में उनकी सफलता ने उन्हें कई पुरस्कार अर्जित करवाए। पाटासिका खेत में काम नहीं करता था और न ही दास क्वार्टर में रहता था। पाटासिका का काम फार्म हाउस की देखभाल करना था। अपने मालिक के लिए नए पुरुष गुलाम को लाने का भी काम करता था, जिसके लिए वह नियमित रूप से घोड़ों पर 30 किलोमीटर की सवारी करता था। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व महिलाओं को गर्भवती करना था, क्योंकि वह एक उच्च गुणवत्ता वाला ब्रीडर था। यहाँ तक कि उसका भोजन भी अलग अलग था। उसने वही खाना खाया जो उसका मालिक रोज खाता था, जैसे कि सब्जियां, फल, जूस और बैंगन आमलेट इत्यादि। अपने जीवन के किसी मोड़ पर गुलाम पिटासिका को प्यार हो गया और उसके मालिक ने उसे अपनी पत्नी के साथ उसकी संपत्ति के घर में रहने की अनुमति दे दी थी और वहां उन दोनों से 9 बच्चे हुए। पाटासिका ने गुलाम औरतों को गर्भवती करने का अपना कर्तव्य कभी नहीं छोड़ा। भले ही वह शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी पाटासिका को अभी भी नियमित रूप से दास क्वार्टर में गुलाम महिलाओं से मिलना पड़ता था। उसने ठाना था कि जब तक उसके पास हिम्मत है वह अपने दायित्व को पूरा करेगा, जो उस समय रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 90 वर्षों तक चला था। इतिहासकारों का कहना है कि यह संभव है कि पाटासिका 130 साल तक जीवित रहा था और उसकी मृत्यु 1938 में हुई। जारी किए गए एक दस्तावेज से संकेत मिलते हैं कि पाटासिका की मृत्यु हृदय गति रुकने, मायोकार्डिटिस, स्क्लेरोसिस और सिनेलिटी से हुई थी।
दुर्भाग्य से पाटासिका के जन्म और मृत्यु पर स्पष्ट तारीखों के साथ दस्तावेजों की कमी से उनकी उम्र की सही पुष्टि करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से वे सभी गर्भवती करने वाले साल नहीं थे। उनके पास गुलामों वाला समान जीवन के साथ ही एक आम जीवन भी था और वह अपनी जिंदगी के अंत तक सबसे हष्ट-पुष्ट गुलाम था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आपको इन गुलामों से जुड़ी ये जानकारी पहले से पता थी? अगर आप उस वक्त होते तो क्या करते? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।